100 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा में आपका स्वागत है। इसमें आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से निरंतर 10 मिनट तक डिक्टेशन लिखना है। मूल डिक्टेशन प्रारंभ करने से पहले हम आपको देंगे 1 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ही होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप प्रिपेयर हो सकेंगे कि आपको किस गति पर डिक्टेशन लिखना है, और थोड़ा सा आपके अंदर आत्मविश्वास जाग जाएगा कि आप भी डिक्टेशन लिख सकते हैं। तो पेन या पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हैं उसे रेडी कर लीजिए, क्योंकि ठीक 10 सेकंड बाद ट्रायल डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। हम यह भी विचार कर रहे हैं कि अगर पुलिस बल को तत्काल कहीं पहुंचना है तो सड़क से जाने में बहुत देर हो जाती है और तब तक कई घर जला दिए जाते हैं। तमाम लोगों की जानें चली जाती हैं। ऐसे में पुलिस बल को पहुंचाने के लिए क्या हवाई जहाज़ जैसी कोई व्यवस्था की जा सकती है या नहीं? इन दिनों में दूरसंचार अर्थात टेलीकम्युनिकेशन बहुत अहम हो गया है। हमने एक पोल नेट बनाने की कल्पना की है, जिसमें राज्य के हर पुलिस थाने को राज्य की राजधानी से और राज्यों की राजधानियों को देश की राजधानी से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। ट्रायल समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। आपको इसी गति पर निरंतर 10 मिनट तक डिक्टेशन लिखना है। चूँकि ये ट्रायल था तो इसको आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। मूल डिक्टेशन आप चाहें तो नए पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नया पैराग्राफ वहीं से मूल डिक्टेशन स्टार्ट करें। मूल डिक्टेशन ही आपको ट्रांसलेट करनी है। ट्रायल आप काट भी सकते हैं और सुरक्षित रख भी सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप पेंसिल यूज़ करते हैं तो 2-3 पेंसिल रेडी कर लें, और अगर पेन यूज़ करते हैं तो सतर्कतापूर्वक पेन से ही डिक्टेशन लिखें। ठीक 20 सेकंड बाद मूल डिक्टेशन हम प्रारंभ कर देंगे, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अधीन देश में एक समान शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता के बारे में हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि इस सदन में हमेशा जब भी शिक्षा पर चर्चा हुई है, हर नियम के तहत, चाहे प्रश्नकाल हो या किसी भी अवसर पर इस पर चर्चा हुई, तो बहुत ही गंभीरता से चर्चा हुई। मुझे याद है कि कई मंत्री हमारे सामने आए और उन्होंने बहुत से वादे किए। श्री पल्लम राजू जी, जो बहुत ही नौजवान मंत्री हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और सम्मान भी करता हूं कि जिस भी मंत्रालय का उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, उसकी जिम्मेदारी को आपने बखूबी निभाया। शिक्षा ऐसा क्षेत्र है, अगर शिक्षा नहीं है तो व्यक्ति की पूरी जिंदगी अंधकारमय और अज्ञानता में रहती है। यही कारण है कि देश में अनिवार्य शिक्षा को महत्ता दी गई है। हमेशा इस सदन में इस बात की भी चर्चा उठी है कि आज पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो जीवन यापन करने वाले लोग समाज के अंदर चाहे किसी भी वर्ग के हों, एक वर्ग बनकर रह गए हैं। उनकी एक श्रेणी बन गई है। एक उद्योगपति हैं,
बड़े लोग हैं, बड़े घराने हैं, उनके बच्चों की शिक्षा देखी जाए तो ज़्यादातर विदेशों में है। दूसरे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, अगर उनके पास पैसा रहा तो वे अच्छे स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, अन्यथा वे भी बेसिक शिक्षा में गांव से लेकर शहरों की ओर जाती हैं। तीसरा वर्ग इस श्रेणी में वह आता है जो बहुत ही कमज़ोर खेतिहर मजदूर और किसान है, जो गरीब है, जो रोज का कमाने और खाने वाला है। उनके बच्चों की स्थिति देखी जाए तो बहुत ही खराब हालत है। भारत सरकार ने उनके लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है। आज अनिवार्य शिक्षा पर अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से सरकार की जो भी सुविधाएं और योजनाएं हैं, उन पर आप सुबह से शाम तक भाषण करेंगे। आज यह देखा जाए कि आईएएस का बेटा आईएएस ही क्यों होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही क्यों होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही क्यों होता है। यह इसलिए कि वह सक्षम है, आर्थिक रूप से मजबूत है। हमेशा इस सदन में चर्चा हुई है कि जब तक अपने देश की शिक्षा को एक समान शिक्षा का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक भारत एक विकसित देश नहीं बन सकता है। हमेशा यह सुझाव आए हैं, कई चर्चाओं में इस सदन में यह सुझाव आया है। आज अगर देखा जाए तो अमीरों और गरीबों में भेदभावपूर्ण अलग अलग शिक्षा पद्धति बनी है। इसको हमें समाप्त करना होगा। देश में समान और अनिवार्य शिक्षा कानून को लागू करना पड़ेगा, तभी देश में किसी भी वर्ग का बालक होगा वह शिक्षित होगा और हमारा समाज पूरी तरह से शिक्षित होगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो प्रदेशों की स्थिति के आंकड़े अलग अलग हैं। शिक्षा में अग्रणी रूप से केरल है और दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं। उसके बाद उत्तर भारत में देखा जाए तो स्थिति बहुत बदतर है। शिक्षा के बाद नौकरियां भी सीमित होती जा रही हैं। हर विभागों में संविदा आधार पर काम लिया जाता है। जहां तक भारतवर्ष की स्थिति देखी गई है तो आज भी भारत युवा शक्ति वाला देश कहलाता है, जिसमें 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। भारत नौजवान युवाओं का देश है और अगर हम 21वीं सदी की ओर सपने देख रहे हैं तो इस भारत में शिक्षा एक समान होनी ही चाहिए। सभापति महोदय, कल हम लोग प्रश्नकाल में इधर के माननीय सदस्यों ने और उधर के माननीय सदस्यों ने पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ों की स्थिति के बारे में सरकार से, मंत्री जी से प्रश्न जानना चाहा। हमारे अर्जुन जी यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तान की बात की थी कि तकनीकी शिक्षा में हम बहुत पीछे हैं। हर राज्यों की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ की साक्षरता दर अलग अलग है, वहाँ पर रोजगार के अवसर अलग हैं, क्योंकि वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग हैं। इस प्रकार से देश के हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं।
सभापति महोदय, वर्ष 2012 के बीच में रोजगार देने वाले हमारे जो मुख्य क्षेत्र हैं, चाहे वह आईटी के क्षेत्र हों, वित्तीय सेवाओं के हों, टेलीकॉम से संबंधित या चिकित्सा सेवा से संबंधित तमाम नौकरियां हों, इनसे हमें संभावनाएं थीं कि हम इनमें नौकरी पाएंगे, इनमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन इन जगहों पर रोजगार में गिरावट आई है। उसका मुख्य कारण रहा कि हमने शिक्षा को वर्गीकृत किया, और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जो पढ़े लिखे बड़े घर के लोग आर्थिक रूप से जो सक्षम हैं, उनके बच्चे तो पहुंच जाते हैं, और बाकी गरीब घर के बच्चे जो बेसिक शिक्षा गांव में पाते हैं, अगर वहां से पढ़कर निकलते हैं तो उन नौकरियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। मेरे ख्याल से ये चतुर्थ श्रेणी की नौकरी तक पहुंच पाते हैं, और ज़्यादा हुआ तो तृतीय श्रेणी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों की बात करें तो जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनके बच्चे ही वहाँ जा पाते हैं। सभापति महोदय, हमारी मांग है कि देश के जितने जिला मुख्यालय हैं, वहाँ पर हमारे जो गरीब घर के लोग हैं, जिनके यहाँ शिक्षा की कमी है, ऐसे लोगों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। महिला छात्रावासों की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो मेरे ख्याल से देश में महिला वर्ग शिक्षित नहीं हो पाएगा। छात्र और छात्राओं में तुलना करें तो अगर एक छात्र पढ़ता है तो केवल एक घर उजागर होता है, और एक छात्रा पढ़ती है तो 2 घर शिक्षित होते हैं। इस सदन में हमेशा इस बात की चिंता की गई है और प्रश्न उठाए गए हैं। यह देखा गया है कि देश में शिक्षा का निजीकरण, बाजारीकरण हुआ है। हमें उसे तुरंत प्रभाव से बंद करना पड़ेगा, तभी शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दे पाएंगे और आपका लक्ष्य पूरा हो पाएगा। उम्मीद है डिक्टेशन आप लोगों ने लिखा होगा और 5 मिनट आप इसे पढ़ सकती हैं। उसके बाद आपको 60 मिनट में इसे ट्रांसलेट करना है।